सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत पीडीएम में शामिल जमातों के एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होने के बाद खुशी से झूम रही है कि उसकी जान छूट गई, लेकिन दूसरी तरफ आवाम परेशान है कि उनकी जान महंगाई से आखिर कब छूटेगी। चीज़ों की कीमतें आपको पता है कि आसमान को छू रही हैं। महंगाई ने हर तरफ आग लगा रखी है और इस आग को बुझाना हुकूमत के लिए मेरे ख्याल से, अगर मैं कहूँ कि मसला है नंबर 1 बना हुआ है, तो आप अग्री करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। वाकई यही मसला नंबर 1 है अगर हुकूमत गौर करे। अब कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि हुकूमत को जो ऑपोजिशन मिली वो बहुत ही फ्रेंडली है। जब सियासी महाज पर हुकूमत को बेफिक्री है तो फिर क्यों ये महंगाई काबू में नहीं आ रही। इस महंगाई का नारा लगाकर ऑपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक चलाना चाहिए, लेकिन असल मुद्दा अपने मुकदमात का खात्मा था जिसके लिए पूरा जोर लगाया गया। ऑपोजिशन का जोर तो टूट गया, लेकिन महंगाई जोर और शोर से बढ़ती जा रही है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब माफियाज के खिलाफ सरगर्म है, लेकिन क्या वजह है कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद चीनी और आटे की कीमतों का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई टाइफाइड बुखार बन गई और गरीब आवाम को गुर्बत के वेंटिलेटर पर ले जा रही है। अरे तशवीशनाक बात यह कि अभी तो रमज़ान का महीना नहीं आया और मुनाफेखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ पहले से ही सरगर्म हो गए। ये भी हमारी बेहिसी कह लें, बदनसीबी कह लें। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ इसे, कि जब रमज़ान आता है तो इस्तेमाल की जो आम चीज़ें हैं उनका पारा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, हालांकि कम होना चाहिए ना, कम होना चाहिए। कैसे मुसलमान हैं हम? महंगाई को इस महीने में कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। कैसे मुसलमान हैं हम? रमज़ान की बरकतें समेटने के बजाय दुनिया की दौलत को तरजीह देते हैं, और हुकूमत भी रमज़ान पैकेज का ऐलान करके समझती है कि उसने शायद अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहती हूँ कि सिर्फ एक रमज़ान पैकेज से महंगाई का काम तमाम नहीं हो सकता, इसके लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। महंगाई बढ़ाने वालों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग करना होगा। और सच क्या है कि इस वक्त चीज़ों की कीमतों पर कोई चेक एंड बैलेंस नाम की शय नज़र नहीं आ रही। मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नीयत और अज़म पर कोई शक नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। इसीलिए कह लें कि ये पहली बार हुआ कि हुकूमत ने चीनी बहरान के ज़रिए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों के हवाले से रिपोर्ट भी पब्लिक की, जिसकी इससे पहले तारीख में कोई मिसाल भी नहीं मिलती। और ये बात भी सही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही जो FIA ने 8 बड़े शुगर मिल्स मालिकान हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया, और जो शुगर माफिया के बड़े बड़े नाम हैं उनके खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन की खबरें हैं, ख्वाह इसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। और ये बहुत अच्छी रिवायत है, आप देख लें। अब आप देख लें कि नदीम बाबर जो वज़ीर आज़म के मुशीर पेट्रोलियम थे, उनको वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम बहरान और कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान पर ओहदे से हटा दिया। अच्छा, असद उमर वजाहत कर चुके हैं कि नदीम बाबर को ओहदे से इसलिए नहीं हटाया गया कि उन पर कोई करप्शन साबित हुई है। अब इसकी तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा कि इस बहरान में कौन कौन मुलव्विस है। अच्छा, मुझ समेत किसी को इस बात से कुछ सरोकार नहीं है कि कौन किस ओहदे पर है और कौन नहीं है। हमें किस बात से सरोकार है? सिर्फ इस बात से कि जिसने भी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया उसको कौम के सामने बेनकाब करके उससे लूटा हुआ पैसा बरामद किया जाए। सिंपल सी बात है। अब अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम क्या चाहती है? महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम का सांस तक रोक ली है। सांस की बहाली के लिए अवाम को खुशहाली की ऑक्सीजन लगना नागुज़ीर होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ ज़रा यहाँ शेयर करूँगी नाज़रीन, वो क्या कि वज़ीर आज़म ने कोरोना से निमटने के बाद महंगाई से दो हाथ करने का फैसला किया, जिसके लिए काबीना में तब्दीली, और वो भी बड़ी तब्दीली लाई गई। यानी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया गया। अब वो मुशीर ख़जाना नहीं रहे, और जैसे उनको ओहदे से हटाया तो अब्दुल हफीज़ शेख को भी कोरोना होने की खबर सामने आ गई। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस बीमारी से शिफा अता करे। और उनकी बीमारी को लेकर ये बात ज़रा गौर तलब है यहाँ पे कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब को कोरोना हुआ तो इसकी खबर सोशल मीडिया पर आपको पता है किसने दी? नौ मुंतखब वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब ने दी। है ना हैरत अंगेज़ बात। खैर, हो सकता है कि उन्होंने साबिक़ मुशीर ख़जाना की इयादत और उनसे इज़हार एकजहती के लिए ट्वीट किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उनकी इस ट्वीट से एक बात बड़ी क्लियर होगी, वाज़ेह हो गई कि हमाद अज़हर
वजारत ख़जाना मिल जाने पर बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके आवाम को भी खुशखबरी देंगे, क्योंकि महंगाई पहले ही जो 2 वज़राए ख़जाना हैं उनकी वजारत को मेरे ख्याल से निगल चुकी है, बाकायदा निगल चुकी है। और उम्मीद है कि हमाद अजहर साहब अब इसे हैट्रिक बिल्कुल नहीं करने देंगे। वैसे अच्छा होता कि अगर हफीज़ शेख सेनेट में अपनी हार के बाद ही खुद मुस्ताफ़ी हो जाते, इससे हुकूमत और उनके कद में मेरे ख्याल से इजाफा हो जाता। और अगर वज़ीर आज़म को हफीज़ शेख को हटाना ही था तो वो उनको पहले हटा देते। ऐसा करने की सूरत में हुकूमत का जो इखलाकी मोराल है मेरे ख्याल से वो बुलंद होना था। खैर जो हुआ सो हुआ, अब हुकूमत को डिलीवर करना होगा, वरना ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि अब चलेगा ज़्यादा, ऐसे नहीं चलेगा। डिलीवर करना होगा वरना ऐसे नहीं चलेगा। पीडीएम तो हुकूमत इसलिए गिराने निकली थी ना, आपको पता है कि वो आवाम को महंगाई से निजात दिलाना चाहती थी, यानी आवाम के लिए निकले थे। कहते थे हम आवाम के लिए निकले हैं, आवाम के लिए। आवाम बेचारी महंगाई इस हुकूमत से मैनेज नहीं हो रहा, हम आवाम के दुखों को मदावा करने निकले हैं, हम आवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं, ये कह के निकले थे नारा लगा के। लेकिन जिस तरह कुछ आपको पता है दुकानदार क्या करते हैं कि ख़राब फल साफ़ सुथरे फल के नीचे छुपा कर रखते हैं और ग्राहक को साफ़ सुथरा जो माल है वो दिखाकर ख़राब माल मिक्स करके इस तरह दे देते हैं। यही मामला मेरे ख्याल से सियासत में भी था। अगर इत्तेहाद अवामी मफादात के लिए होता तो अब तक मेरे ख्याल से चल रहा होता। कैसे भी चल रहा होता अगर मकसद क्लियर होता, एजेंडा क्लियर होता, टारगेट क्लियर होता कि हम किस मकसद के लिए बाहर निकले। और अगर वाकई आवाम की खिदमत इनका मकसद था, अवाम बेचारी जो दुखों में तकलीफ़ों में आ गई, महंगाई का जिन बोतल से बाहर नहीं आ रहा है, कि अगर अवाम जो है, अगर अवाम मकसद होती है, अवाम का मुफाद मकसद होता तो मेरे ख्याल से ये इत्तेहाद चलता रहता। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ये जो अवामी मफादात है इसका सिर्फ नाम था, नीचे अपने अपने मुकदमात और मफादात छुपाए गए थे। इसीलिए अब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। नून लीग इदारों से मुहाजराई चाहती है और पीपल्स पार्टी जुमैया पार लगाना चाहती है, पंजाब में इन हाउस तब्दीली चाहती है। ये पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा का क्लिप जरा चलाइएगा। अच्छा, आपने सुना ये अपने दिलचस्प अंदाज़े बयान की वजह से आपको पता है कि काफ़ी पहचान रखते हैं। और आपको याद होगा कि इन्होंने वज़ीर आज़म के टीका लगने के बाद हूरे नज़र आने वाले बयान पर क्या कहा था कि कोई टीका सानू भी लाओ कि सानू भी हूरा नज़र आन। उन्होंने तकरीबन ऐसा ही कहा था जैसे मैंने पंजाबी में बयान किया। अब हसन मुर्तज़ा साहब पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टीका लगाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या पीपल्स पार्टी ये टीका लगा भी सकती है या नहीं, या फिर वो सज्जी दिखाकर खबी मारना चाहती है, यानी इस तरफ तवज्जो दिलाकर कोई और मामला सुलझाना चाहती है। ये दरअसल कह लें कि सियासी दाव है, चल गया तो चल गया, वरना पीपल्स पार्टी का क्या जाएगा। बकौल साहिर लुधियानवी साहब, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। पीपल्स पार्टी का पंजाब में दाव चलता है या नहीं चलता है, आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन हसन मुर्तज़ा का ये कहना है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली की सूरत में आवाम को ईद का तोहफा दिया जाएगा, इस पर सवाल उठता है कि ये कैसे मुमकिन होगा। कैसे पंजाब में इन हाउस तब्दीली को लेकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तो डेडलॉक देखने में आया। पीपल्स पार्टी बज़िद थी कि वज़ीर आला पंजाब का ताज काफ लीग के सर पर सजाया जाए, लेकिन नून लीग जिद पर थी कि पंजाब में उसकी अक्सरियत है, इसलिए ये नहीं हो सकता कि पंजाब की बादशाहत 10 नशिस्तों वाली जमात के सुपुर्द कर दी जाए। गर्ज के नून लीग किसी भी तरह से ये नहीं चाहती थी कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाई जाए। अब खबरें ये भी गर्म है कि नून लीग को पंजाब में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मनाया तो जाएगा, लेकिन अब पीपल्स पार्टी कोई भी बात नून लीग की नायब सदर या नून लीग के कायद से नहीं करेगी, बल्कि हमजा शहबाज को आगे लाया जाएगा। हमजा शहबाज को बज़ाहिर पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली लाने का दावा कर रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उसके लिए इनको नून लीग की हिमायत दरकार है और नून लीग की नायब सदर इस मामले में पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म उनकी साहिबजादी को माइनस पीडीएम करके इस इत्तेहाद को चलाना चाहती है और पंजाब में इन हाउस तब्दीली भी लाना चाहती है। सवाल वो क्या? सवाल ये कि नून लीग के करता धरता हमजा को आगे बढ़ने देंगे? इसका जवाब किसी हद तक शेख रशीद साहब की बात में मिल जाता है। सुनिए क्या कहते हैं। पे आ जाने हवा पे आ जाने, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अदम एतमाद की बात कर तो रही है, लेकिन इसको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अब शेख साहब एक जिम्मेदार सियासतदान है, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं और ये जानते हुए कि पीपल्स पार्टी पंजाब का मैदान फतह करने के लिए हमजा शहबाज से सियासी ताल्लुकात बेहतर करी, तो इसका मतलब ये है कि दाल फिर भी नहीं गलेगी, क्योंकि नून लीग की कमान इस वक्त नून लीगी नायब सदर के हाथ में, जो किसी भी सूरत
हमजा शहबाज को नहीं आगे आने देंगी, हो ही नहीं सकता और कभी भी नहीं आने देंगे, याद रखिएगा। पूरी कोशिश करेंगे वो आगे ना आए। सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले जो हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि जो सियासी हशर पीपल्स पार्टी ने नून लीग का किया, उसके बाद वो कभी भी पंजाब में तब्दीली लाने की हिमायत नहीं करेगी। ये सब देखते हुए, मेरे ख्याल से यही देखते हुए तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमने पीडीएम को कुछ तावीज़ घोल कर नहीं बुलाए थे, खुद ही हल हो गई और पीडीएम लाख हाथ पाँव क्यों ना मांग ले, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इक़्तिदार से आउट नहीं कर सकती। बल्कि उनके कहने के मुताबिक पीडीएम हर सियासी महाज पर बाकायदा नॉकआउट हो चुकी। और जैसे कि मैंने भी कहा था नाज़रीन कि शेख रशीद साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीएम आपस में लड़ रही है और हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हुकूमत बस खामोशी से तमाशा देखे। ये उन्होंने मेरे ख्याल से दुरुस्त कहा है। पीपल्स पार्टी दोनों आपस में एक दूसरे का सियासी गिरेबान पकड़ती नज़र आ रही हैं। जब आपस में वो लड़ रहे हैं, हुकूमत तो फिर जारी बात रिलैक्स होगी, हुकूमत कहेगी कि हमें क्या टेंशन है, ये आपस में लड़े जा रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ सकते, पहले आपस की लड़ाइयाँ तो उनकी ख़त्म हो जाए। शाहिद खान अब्बासी साहब का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। तो ना आपने जब शाहिद खान अब्बासी साहब से सवाल हुआ कि एक तरफ आप हैं जिनको हर दूसरे तीसरे दिन नैब बुला लेती है और दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनको पेशी के लिए मोहलत पर मोहलत मिल रही है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पर तंज का तीर चलाया। क्या कहा कि उनका ताल्लुक बाप पार्टी से, इसलिए उन्हें इतनी ढील मिल रही है। यही नहीं, उन्होंने आगे एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्यों ना बाप को पीडीएम में शामिल करें ताकि सारे मसले हल हो जाएं। अब मैं ज़रा वाजे कर लूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने जिस बाप पार्टी का जिक्र किया वो जमात नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बार फिर तीसरी कुव्वत की तरफ इशारा किया। ये जो बाप पार्टी कह रहे हैं वो जमात नहीं है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने तीसरी कुव्वत की तरफ इशारा किया। और जाहिर है कि इनके कहने का वही मतलब है कि पीपल्स पार्टी किसी के इशारों पर चल रही है। खैर, 100 बातों की एक बात, मुस्लिम लीग नून ने अंदर ही अंदर अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि वो बाप को पीडीएम में शामिल करना चाहते हैं। जबकि शाहिद खान अब्बासी ने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि सिलेक्टेड होने की गलती हम सब ने माजी में की, जिससे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन शायद अब्बासी साहब अपनी कही हुई बात भूल गए हैं। और मज़े की बात, बस पार्टी पर बाप के साया शफकत में रहने का इल्ज़ाम लगाती, जबकि नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर कुछ और ही कहानी बयान करें। इनका सबसे बड़ा मसला तो ये कि इन सबके बयानात आपस में नहीं मिलते, ये आपस में नहीं मिलते, एक पेज पे नहीं होते, तभी तो कन्फ्यूजन है और तभी तो पार्टी का ये हाल होता चला जा रहा है कि लोगों का एतमाद ख़त्म होता चला जा रहा है। सुनिए ज़रा अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या मंतक बयान करते हैं, उन्हें भी ज़रा सुन लें। अच्छा सुना आपने, मोहम्मद ज़ुबैर इस बात का बाकायदा एतराफ़ कर रहे हैं कि बाप इमरान खान साहब है, जिस पे एंकर ने कहा कि आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में भारी हैं। और साथ ही एंकर ने लाइटर नोट पे पैनलिस्ट चौधरी मंजूर को कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर इमरान खान साहब को बाप कह रहे हैं, तो उन्होंने भी आपने सुना कि मज़ाक में जवाब ये दिया कि हाँ ना, इमरान खान साहब 2 बच्चों के बाप हैं। अब यहाँ नाज़रीन इस क्लिप में एंकर ने ये बात भी दुरुस्त कही कि अपने बाप को कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि काम करना है। बाप को कुछ सिखाता है कि अब्बा जी काम ऐसे करना है। अब ये तो हो गई लाइटर नोट पर बात। अब मोहम्मद ज़ुबैर के इमरान खान को बाप तस्लीम करने के बाद जावेद लतीफ़ भी किसी बात का एतराफ़ कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं ज़रा ये भी सुन लें। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब से एंकर ने पूछा कि कहीं ये वही बाप तो नहीं है जिन्होंने रातों रात नून लीग के कायद को मुल्क से बाहर भेजा। तो उसके जवाब में जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हाँ, आपका कहना दुरुस्त है। अब इसके पीछे क्या बचता है नाज़रीन, नून लीग एक तरफ दूसरों पर एम्पायर को साथ मिलाकर खेलने की शिकायत करती है, जबकि इनका अपना दामन देख लें, अपना इनका दामन इससे पाक नहीं है बल्कि दागदार है, दागों से भरा हुआ। आज नून लीग बाप जैसी जमात के रातों रात बनने पर सवाल उठाती है, जबकि नून लीग खुद कैसे वजूद में आई ये सब इसकी सबको खबर है, ये डिनाई नहीं कर सकते। अब अच्छा नाज़रीन, एक तरफ पीडीएम इत्तेहाद आप देख रहे हैं कि संभल नहीं रहा और दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना भी बेकाबू हो गया, बल्कि बहुत बेकाबू हो गया। असद उमर साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा जी। तो सुना आपने, ये दुरुस्त है मेरे ख्याल से कि कोरोना के वार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। पंजाब में तकरीबन लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन ने मईशत की भी आपको पता है कि कमर तोड़ कर रख दी थी। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म बार बार पहले भी कहते रहे और अब भी यही कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन अब पंजाब में जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनको बंद कर दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। अब मेरा सवाल है कि ऐसे में गरीब दिहाड़ीदार कैसे मुतासिर नहीं होगा? क्या उसे कोरोना से बचाने के नाम पर फिर भूख के आगे नहीं डाला जा रहा? इस हवाले से हुकूमत को मेरे ख्याल से मज़ीद सोचना चाहिए, अच्छी कोई हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए, स्ट्रैटेजी और फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है हुकूमत को। पहले हुकूमत ने लॉकडाउन में गरीब और मुस्तहिक जो ख़ानदान है, आपको याद होगा, उनमें फ़ीकस 12,000 रुपये तकसीम किए थे
और उस वक्त खिदमत का जो जज्बा है वो भी लोगों में पहले से ज़्यादा था। लेकिन अब जो माशी हालात है उनकी वजह से वो खुद मुश्किल का शिकार नज़र आ रहे हैं। इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जो मुकम्मल लॉकडाउन है ना, उसकी बजाय SOPs पर सख्त पाबंदी को अगर यकीनी बनाया जाए और इन शोबों को बंद ना किया जाए ताकि गरीब का चूल्हा भी चलता रहे। ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद करने के बजाय क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी प्रैक्टिस पर अमल करवाया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए, इस पर जोर दिया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मेरे ख्याल से मैं सिर्फ तजवीज़ ही दे सकती हूँ, बाकी हुकूमत जो बेहतर समझती करे, लेकिन SOPs पर बहरहाल सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। आज शाहिद खान अब्बासी साहब से सहाफ़ी ने पूछा, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, सहाफ़ी ने पूछा कि आपने SOPs पर अमल नहीं किया क्योंकि उन्होंने नमाज़ पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि आपने तो मास्क नहीं पहना हुआ, ना आपके साथ खड़े होने वाले साथियों ने मास्क पहना हुआ है, तो आप लोग SOPs पर अमल ही नहीं करे, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। तो उस पर आपको पता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्या किया? SOPs का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब अगर सियासी रहनुमा जो कि रोल मॉडल्स हैं, जिनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, इनसे सीखते हैं, इनको पहले एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, खुद मिसाल बनना चाहिए कि इनको TV पर देखकर लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब अगर सियासी रहनुमाओं का कोरोना को लेकर ये रवैया, गैर संजीदा तरीन रवैया कि वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दो, नहीं पहना मास्क, तो फिर हम आवाम से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? बताएं, आवाम क्या सीखेगी जब ये लोग कुछ ना सिखाएं, प्रैक्टिकली ना बताएं? मेरे ख्याल से अब ये गैर संजीदा रवैया जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में जो कोरोना की तीसरी लहर है उसकी तबाहकारियाँ आप देख रहे हैं कि जारी हैं। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं और लोगों की इस गैर जिम्मेदारी ने हुकूमत का इस वबा से निमटना, अगर मैं कहूँ कि मुश्किल बना दिया, बहुत बड़ा चैलेंज बना दिया तो गलत नहीं होगा। सुबह पंजाब और KP में आलमी वबा की तीसरी लहर के बायस जो केसेस हैं और अमवात है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिंध और बलोचिस्तान में हालात इन सूबों की निस्बत बेहतर बताए जा रहे हैं। पंजाब में जो कोरोना की बिगड़ती हुई सिचुएशन है, सूरत हाल है, यकम अप्रैल से 12% से ज़ायद जो मुस्बत केसेस वाले अजला हैं वहाँ पे मौसर लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। अब लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत ने शादी ब्याह तकरीबात पर भी पाबंदी लगा दी है। बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स शाम 6 बजे बंद करने समेत पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया। अब शहर कायद की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी ज़िला वस्ती में कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उसके बायस मुकामी इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। अच्छा, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार हैं, वो क्या बताते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,269 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,084 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और वायरस से 100 हलाकतें भी हुई हैं। अब मुल्क में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान एक रोज़ में होने वाली ये सबसे ज़्यादा हलाकतें बताई जाती हैं। और इससे पहले गुज़िश्ता साल 5 जुलाई को कोरोना से एक रोज़ में सबसे ज़्यादा 93 बताया जाता है जो रिपोर्ट हुई थी हलाकतें। और इस तीसरी ख़तरनाक लहर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बड़ा सवाल है। क्या एहतियात की जाएगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान से तारुफ के मोहताज नहीं, पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सेक्रेटरी जनरल PM डॉक्टर कैसर सजाद साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और हम देख भी रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्लीज़ ज़रा आप नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा कि जो तीसरी लहर है ये पहली और दूसरी से डिफरेंट कैसे और ज़्यादा ख़तरनाक कैसे और कैसे साबित हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो तीसरी लहर है इसमें ये जो UK का वेरिएंट एक आया था वो प्रीडोमिनेंटली हमें नज़र आ रहा है। तमाम बड़े शहरों में जो स्टडीज़ की गई हैं उसके अंदर ये UK वेरिएंट की हमें प्रेजेंस जो है वो पता चली है। और इसके बारे में ये है कि ये बहुत, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये बहुत आसानी से इन्फेक्ट कर जाता है। पहले आपने देखा है कि पहली वेव्स के दौरान अगर घर में कोई 1-2 फर्द को होता था तो बाकी फिर भी बच जाते थे, पर अब अगर ये एक दफ़ा घर में आ जाए तो इसका इन्फेक्टिविटी रेट इतना ज़्यादा है कि पूरे के पूरे घर, बल्कि जिससे भी वो कांटेक्ट में आता है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से केसेस जो हैं वो बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जैसे
आग फैलती है उस तरीके से फैल रही है। तो ये एक तो इसमें ये बेसिक फ़र्क है और दूसरा ये कि हमने पहली वेव में जिस तरह देखा था कि मैक्सिमम केसेस एक दिन में 7,000 पे गए थे और जो सेकंड वेव थी उसके अंदर मैक्सिमम केसेस जो हैं वो 3,000 पे गए थे इसी एक दिन के। तो ये अभी से कोई तकरीबन 4,500 लिमिट को क्रॉस कर गया हुआ है और आने वाले 2 हफ्ते जब हम इसकी पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है बज़ाहिर इस वक्त जो फैक्ट्स फिगर्स हैं कि ये शायद पहली वेव को भी क्रॉस कर जाए और अभी से आपने देखा है कि अभी हम पीक पे नहीं पहुंचे मगर हॉस्पिटल्स भर गए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ सिस्टम पे बर्डन पड़ गया है, तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, आज का डेथ रेट आप देखें बहुत अलार्मिंग है। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा खतरनाक है। जी ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, आपने डॉक्टर साहबा को भी सुना। अब ये भी बात की जा रही है डॉक्टर साहब की कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं, क्या वजूहात लगती हैं आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जब यूके के अंदर ये वायरस एक्चुअली आया था तो ये जो वेरिएंट है ये बच्चों में इसका असर ज़्यादा होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं। खतरनाक बात ये है कि बच्चे जब इन्फेक्ट होते हैं तो ये घर जाते हैं, अगर स्कूल में है या कहीं और बाहर है, और जब घर जाते हैं तो बड़ों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, जो कि एक ख़तरनाक बात हो सकती है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चे खुद सीरियस नहीं होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा उनकी बीमारी शिद्दत नहीं अख्तियार करती है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने थोड़ी सी इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए हैं, जबकि यूके से जो फ्लाइट आती थी हमें उस वक्त स्क्रीनिंग करना चाहिए था और इसको रोकना चाहिए था। और जब फिर ये पंजाब में खासकर जब ये स्प्रेड होना शुरू हुआ तो भी हमारे अवाम ने कोई ख़ास केयर नहीं किया और हमारी हुकूमत ने खासकर पंजाब गवर्नमेंट ने इसको जो SOPs पे अमल दरामद नहीं कराया, जिसकी वजह से अब ये बहुत तेज़ी से फैल चुका है। और ये जैसे कि नौशीन साहिबा ने कहा कि ये जो बंदा इन्फेक्टेड होता है वो अगर किसी भी 10-15 के हुजूम में चला जाए, 10-15 के मजमे में चला जाए, तो वो समझ ले सारे के सारे लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत तेजी से इसमें खासियत है कि वो यानी एक शख्स जो कि, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ डॉक्टर साहब, जरा दोबारा ये गाइड कर दें लोगों को, समझाएं जरा। नाज़रीन आप जरा सीरियसली सुने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। यानी अगर किसी एक को कोरोना हो गया और वो एक मजमे में गया है तो वो तकरीबन अगर 15 लोग वहाँ पे मौजूद है तो 15 के 15 को ये डिजीज़ जो एज ए कैरियर दे सकता है, वो 15 लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। ये चांसेस हैं कि वो आदमी वहाँ पे अगर 5, 6, 10, 12, 15 लोग हैं तो वो सब के सबको इन्फेक्ट कर सकता है। और आप सोचें कि वो 10, 12, 15 लोग कहीं और जाके किसी और को इन्फेक्ट करते हैं। यही वजह है कि ये इस तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है। और इस वक्त पंजाब के अंदर जो हमारी पहली वेव का जो वेरिएंट था वो मौजूद है, जो हमारी दूसरी वेव का वेरिएंट है वो भी मौजूद है, तकरीबन ऑलमोस्ट पहली वेव का ही था। लेकिन अब तीसरी जो यूके वेरिएंट है ये मिलके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको निपटना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, कंट्रोल करना होगा। अच्छा, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं आप दोनों से बारी बारी जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले एक मेरे जहन में सवाल था, उसी से रिलेटेड कि कैसे कंट्रोल होगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और कुछ उन्होंने कहा कि हुकूमत की भी गलती है कि ये किस तरह आया, किस तरह फैला, कंट्रोल नहीं किया गया, SOPs पे अमल नहीं किया गया। होप कि आप उनकी बात से अग्री करेंगी। डॉक्टर साहब, जो मास्क पहना जाता है, बार बार कहा जाता है कि मास्क पहने, प्राइम मिनिस्टर भी बार बार रिक्वेस्ट करें कि मास्क जरूर पहने। ये मास्क जब पहन के अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, अब देखिए मजबूरी है, लोगों को बाहर भी जाना है, ग्रॉसरी करनी है, स्टोर्स में भी जाना है, कई लोग जाते हैं फार्मेसीज पे जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का शायद इतना ख्याल नहीं रखा जाता। बैंक्स में सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, बहुत सी जगहों पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो जहाँ पे नहीं रखा जाता, जहाँ पे ज़्यादा तादाद होती लोगों की, ये मास्क किस हद तक आपको सिक्योर कर देता है कि आप किसी हद तक महसूस करें कि शायद अब आप बीमारी से बच सकते हैं अगर आप मजबूरी में बाहर निकले मास्क लगा के? देखिए जी, मास्क बेसिकली होता है दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सब लोग मास्क पहनेंगे तो हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आपके पास कोई कोरोना का पेशेंट आता है जिसके बज़ाहिर सिम्टम्स नहीं है मगर वो कोरोना पॉजिटिव है, तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। वो अगर आपके सामने
छींकता है या खांसता है तो वो आपकी आंखों के थ्रू भी आपके इन्फेक्शन जो है वो अंदर जा सकती है, गो कि हमारा नाक और सही। मुंह कवर्ड होता है। इसलिए मास्क इफेक्टिव होने के लिए जरूरी ठीक है है। कि जितने लोग भी होते हैं वो सब के सब मास्क को इस्तेमाल करें, तभी वो इफेक्टिव होता है जी। ठीक है जी, ताकि जो इसमें खांस रहा है उसने भी मास्क पहना हो और दूसरा भी इन्फेक्ट ना हो सके। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी मैं सिर्फ बिल्कुल सही बात मास्क के बताई हवाले है से मैं नौशीन सवाल साहब जी ने। जी 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 जी, मैं इसमें बिल्कुल सही बात उन्होंने की। मैं सिर्फ इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि जब वो छींकता है या जी खांसता जी है, लेकिन अगर कोई शख्स मास्क नहीं पहन रहा है और वो गुफ्तगू कर रहा है और वो इन्फेक्टेड है, तो गुफ्तगू के दरमियान उसके मुंह से सलाइवा निकलता है जो नजर नहीं आता है, वो दूसरों के आंखों में जा सकता है और दूसरे की बिल्कुल, नाक स्मॉल में जा पार्टिकल्स सकता है। होते हैं जी, बिल्कुल। हाँ स्मॉल पार्टिकल्स, बिल्कुल, हाँ। तो वो भी इन्फेक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं अच्छा, एक और कि बात हर डॉक्टर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है जो आपने बताया कि बात करते हुए सलाइवा के जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो हवा में आपके जाते हैं, तो वो हवा में कितनी देर तक रहते हैं, ये भी जरा बता दें, भी अहम पॉइंट है। देखिए हवा में तो क्या आप वहां से इतनी देर इनहेल नहीं, कर लेकिन सकें? इतना जरूर है कि आपके क्योंकि हाँ वो पास कम ड्रॉपलेट्स से नीचे कम गिर, बिल्कुल बिल्कुल 3 से 4 फीट के फासले पे जो आदमी होता है उसको ये इतनी दूर तक जा सकता है कि वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप 4 फीट से ज्यादा डिस्टेंस रखें, 5 से 6 फीट का डिस्टेंस रख के बैठें और गुफ्तगू करें, ताकि अगर वो गुफ्तगू करता भी है और मास्क के बगैर है तो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बेहतर यही रहता है कि अगर आप मास्क लगा लेते हैं तो दोनों शख्स जो है जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों सेफ हो जाते हैं और ये बीमारी एक से दूसरों को नहीं ट्रांसफर होती है। इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है इस बीमारी को कंट्रोल करना, कि आप इसके फैलाव को रोकें, जितना पॉसिबल हो इसके फैलाव को रोका जाए, तभी हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो तीसरी लहर है, इसमें ज़रा डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो इसमें ऐसा भी कुछ है कि लाइक वो जैसा पहले होता था कि पहली लहर थी दूसरी लहर थी कि 14 दिन मैक्सिमम या 21 दिन जो वायरस है आपकी बॉडी में रहता है फिर निकल जाता है, तो इसमें कुछ डेज के बारे में अगर आप नाज़रीन को प्लीज़ गाइड कर सकें। मुझसे सवाल किया आपने? डॉक्टर नौशीन साहिबा से जी। देखिए ये वायरस यूजली तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करे तो ये 12 डेज में वायरस का साइकिल पूरा हो जाता है, मगर ये डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी पर्सन टू पर्सन और आपकी पर्सनल इम्यूनिटी जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आप कई लोग बिल्कुल सिम्टम फ्री होते हैं, उनमें कोविड पॉजिटिव आता है, वो बिल्कुल एज रैंडम जैसे फैमिली मेंबर्स टेस्ट करवाते हैं, तो कोई ऐसे लोग होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता मगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं और वो बगैर सिम्टम के उस फेज में से गुजर जाते हैं। बाज़ बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ गुजरते हैं और बाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है और उनके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं और वो फिर जिसे हम साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं तो वो एक सीरियस कंडीशन पे चला जाता है। तो ये वायरस जो है ये पर्सन टू पर्सन और हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल इम्यूनिटी पे और जो वायरल लोड वो इनहेल करता है, अगर कोई बहुत करीब से बहुत ज़्यादा किसी के अंदर इन्फेक्शन अगर चली जाती है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा चला जाता है अंदर, तो वो ज़्यादा उसका बीमारी की नौयत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम किसी एक पैरामीटर को डिफाइन नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन और इन्फेक्टिविटी किस तरीके से हुई है, कितनी करीब से हुई है, कितना वायरल लोड उसके अंदर है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये वेरी। ठीक है डॉक्टर, कैसे मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, तो मैं चाहूँगी कि आप नाजरीन को ज़रा लास्ट में आगाह कर दें कि किन SOPs पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है और किस तरह एहतियात की जा सकती है, किस तरह वायरल अटैक से ये जो तीसरी लहर आई है इससे बचा जा सकता है कोरोना वायरस से। अगर आप सीधा बातें नाजरीन को ज़रा बता दें, और मेरी रिक्वेस्ट है नाजरीन से कि प्लीज़ ज़रा संजीदगी से सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, आपकी जान का सवाल है, दूसरों की जान जुड़ी हुई है। देखिए इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जितने भी वेरिएंट्स कोरोना वायरस या वायरस से किसी भी वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि आप सफाई सुथराई पे ध्यान दीजिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क हर वक्त लगा के रखें। मास्क इज ए वैक्सीन, आप इसको वैक्सीन समझें कि मास्क अगर आप लगा के रखते हैं, जब भी आप किसी मजमे में जाते हैं या किसी से गुफ्तगू करते हैं, अगर आप अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आप बगैर मास्क के गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन कोई शख्स आपके पास आ रहा है तो मास्क जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब भी आप 2-3 लोग कहीं पर भी आप गुफ्तगू करते हैं तो घर पे भी अगर होते हैं तो खुदारा आप
डिस्टेंस के साथ गुफ्तगू करें, कुछ दूर बैठ के गुफ्तगू करें, बातचीत करें तो बेहतर है। तीसरी बात ये है कि अपने हाथ को, आपको पता नहीं है, आप अगर सीढ़ियों पे जा रहे हैं, किसी से गलती से हाथ भी मिला लिया तो हाथ को आप बार बार धोएं। अगर आप नहीं धो सकते तो कम से कम सैनिटाइज करें और कोशिश करें कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफियत बढ़ाएं। अगर आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ी रहेगी और अगर कोरोना ने आप पे हमला भी किया तो वो शिद्दत नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन जो है वो जरूर लगाना चाहिए। वैक्सीन आपको लग जाएगी तो आप बहुत महफूज हो जाएंगे। अगर आपको कोरोना उसके बावजूद भी हो सकता है, लेकिन वो कोरोना आप पे शिद्दत नहीं इख्तियार कर सकेगा, उस तरह असर नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, वैक्सीन उस इंटेंसिटी से असर नहीं कर सकेगा शिद्दत से। ठीक है, एहतियात के नाम बेहतर है, एहतियात करें, जान है तो फिर जहान है। ठीक। डॉक्टर नशीन साहिबा, डॉक्टर कैसर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हमेशा की तरह सदीक जान इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो पीडीएम से इजहार लाताल्लुकी कर दिया, इसके अंदर की कहानी क्या है? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब के मामले पर आते हैं, लेकिन पहले तो बड़ी खबर यह है कि फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज साहबा दोनों सियासत करंतना में चले गए हैं। दोनों ने ख़ुद को सियासत से, पीडीएम से जो मामला चल रहे हैं, जो कुछ इनके साथ हो रहा है उससे आइसोलेट कर लिया है और मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया है। मरीम साहबा का जो आखिरी, अभी प्रोग्राम शुरू होने से 2 मिनट पहले मैंने दोबारा चेक किया, जो उनका आखिरी रीट्वीट है वो भी 4 रोज़ पहले का है, और जो उनका आखिरी ट्वीट था वो आज से 5 रोज़ कबल का है। यानी पिछले 5 रोज़ से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, दरमियान में वो रीट्वीट करती रही। एक दिन वो जो रीट्वीट करती रही, वो भी दिलचस्प बात यह है कि वो भी इमरान खान के खिलाफ बात नहीं थी, वो भी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं थी, बल्कि वो बात थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एहसन इकबाल साहब के बयानात थे उनको वो रीट्वीट करती रही हैं। उसके अलावा, और वो भी 4 रोज़ पहले की बात है, 4 रोज़ से ना कोई ट्वीट ना कोई रीट्वीट, और वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और इसी तरह से यही सूरत हाल फजलुर रहमान साहब की है। दोनों के हवाले से खबर है कि दोनों की तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन सियासी तौर पर जो उनको सदमा पहुँचा है, जो झटका लगा है, जो पीपल्स पार्टी ने जो सदमा दिया है, जिस साने से वो गुजरे हैं, उसके बाद संभलना ज़ाहिर है इतना आसान नहीं था। अभी ये सारे मामला चल रहे थे। ये जो करंटीना है ये सियासी वाला है। जी बिल्कुल, ये सियासी करंटीना है। और आप याद करें, मरीम साहबा पहले भी तवील आइसोलेशन में रही हैं, मुकम्मल खामोश नहीं हैं जब नवाज शरीफ बाहर गए थे। और आपको याद होगा जब मरीम ने एक बार बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया कि आपका ट्विटर क्यों खामोश है, आप क्यों खामोश हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद क्योंकि बीमार हैं इसलिए मैं मुकम्मल तौर पर खामोश हूँ, मैं उनके लिए फ़िक्रमंद हूँ, मैं नहीं चाहती मैं यहाँ पर बात करूँ, मुश्किलात मेरे वालिद के लिए हों। लेकिन बाद में फिर आपने देखा कि नून लीग ने खुद आकर ये एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आना चाहते, या उनको पाकिस्तान इसलिए नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे 1 साइडेड एहतसाब हो रहा है, एहतसाब के इदारे कंप्रोमाइज़ हैं और नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज़्यादती होगी, इसलिए नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। तो यानी खुद इन्होंने बाद में ये एतराफ़ कर लिया कि उस वक्त जो ये कहते रहे कि नवाज शरीफ बीमार है वो झूठ था। और यही वजह है कि आपने देखा चौधरी मंजूर साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के, 2 रोज़ पहले कहा कि ना तो हमने जो है वो नाम इस सेल से निकलवाए, ना कोई बाहर गया, ना ही हमारा ट्विटर खामोश हुआ था। और तो इसलिए वो मरीम साहबा की उस खामोशी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उन्होंने 2019 में खामोशी, तवील खामोशी इख्तियार की थी। अब इसी तरह फजलुर रहमान साहब को भी समझ नहीं आ रही कि वो कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, पीपल्स पार्टी को मनाएं तो मनाएं कैसे। अच्छा सदीक, एक और सवाल, ये जो पीपल्स पार्टी एक जो सॉफ्ट कॉर्नर कह रहे रखती है हमजा शहबाज पर, या उन पर थोड़ी मेहरबान है, इसकी क्या आपको समझ आती है? इसकी सादा सी वजह है वो मरीम साहबा को मजीद टेंशन दे रहे हैं। वो टेंशन देने के लिए मरीम साहबा को ये कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमजा शहबाज हों या शहबाज शरीफ हों। देखिए, शहबाज शरीफ पे पहले बात कर लेते हैं। आज वो आए एहतसाब अदालत लाहौर में, वहाँ पे रिपोर्टर से मेरी बात हुई। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर पीडीएम के बारे में आप क्या कहेंगे, मरीम और मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मैं तो, मुझसे तो जेल का पूछो, मैं तो जेल से आता हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। और बताने वालों ने बताया कि बड़े तज़हीक आमेज़ लहजे में उन्होंने कहा कि मैं इनके ऊपर मरीम और मौलाना पे बात नहीं करूँगा। फिर उनसे पूछा कि नौ तब्दीली की बात हो रही है पंजाब में। उन्होंने कहा यार मुझे क्या पता, मैं तो अदालतों में अपनी सवाइयाँ दे रहा हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। यानी शहबाज शरीफ ने इज़हार लातल्की कर दिया है पीडीएम से,
मरियम और मौलाना से, वो इन पर तबसरा नहीं करना चाहते, वो इन पर कमेंट नहीं करना चाहते। और यही सूरत हाल हमजा की है। मरियम जब से सियासी आइसोलेशन में गई हैं, सियासी करंटीना में गई हैं, हमजा की मसरूफियात बढ़ गई हैं। हमजा MNA से मिल रहे हैं, उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, टिकट होल्डर से मिल रहे हैं, तंजीमी लोगों से मिल रहे हैं। और अब तक हमजा ने ना PDM के हक में कोई बयान दिया है, ना नवाज शरीफ का बयान दोहराया है, ना मरियम के हक में बात किया है, ना वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ना वो मरियम के साथ स्टेज पर नजर आए, ना मरियम के साथ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, किसी बयान में नजर आए, ना ही वो शरीफ खानदान में खिलाफात की कोई तरदीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मरियम साहबा और वो जो बड़े बड़े तजियाकार जो हुकूमत के लिए कह रहे थे कि गल बढ़ गई है, गल तो यहाँ पे बढ़ गई है शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के लिए। और अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ, इन दोनों की दरख्वास्त जमानत जो है उसका फैसला होना है अप्रैल में। और अगर इन दोनों की जमानतें हो जाती हैं और पीपल्स पार्टी पहले कह रही है कि अब हम हमजा से डील करेंगे और हम हमजा से और शहबाज शरीफ से बात करेंगे, तो फिर मरियम साहबा कहाँ पे होंगी? तो वो जो कहा जाता था कि नून से शीन निकलेगा, यहाँ तो नून से शीन तो नहीं निकल रहा, यहाँ तो नून से मीम जो है वो निकलने के आसार नजर आ रहे हैं। और आगे बयानिया जो है, ये हम पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, बयानिया आगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का चलेगा। उसकी रीज़न यह है कि मरियम और मौलाना का जो बयानिया था ना, वो पिट चुका है, वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। उसने इनको उस मकाम पर पहुंचा दिया है जिस मकाम से वापसी सवाल। ठीक है, आपने मेरे मुंह का लफ्ज़ छीन लिया। किस मुकाम पर पहुंचा दिया इस बयानिए ने इन लोगों को? अब जो नवाज शरीफ साहब हैं, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, आप भी मेरी बात से अग्री करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ तक पहुँचाने में मरियम का भी बड़ा हाथ है। अब्बा जी को उल्टे सीधे मशवरे देती थी मरियम, और अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी मरियम। मरियम तो खुद को बेनज़ीर भुट्टो से कम समझती ही नहीं है। उनको तो लगता है कि वही फ्यूचर के मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी अहल मेरिट पर है। अब मरियम जो है, उसने खुद अपने आप को पार्टी से माइनस करने की कोशिशें कर रही है, यानी खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के लिए मरियम ही काफ़ी है। मरियम को मेरा नहीं ख्याल कि किसी दुश्मन की ज़रूरत है। और मौलाना साहब जिन्होंने सियासत में बाल सफ़ेद किए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह उन्होंने सियासत में बाल सफ़ेद किए। इतने सीनियर, इतने सीजन सियासतदान है, तब मतलब अब जो कर रहे हैं प्रैक्टिकली अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है। पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हैं, नाराज़ हैं, खुल के उनके सामने आ गए, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और ये अपनी, मेरे ख्याल से पार्टी के मुस्तकबिल को या अपने सियासी मुस्तकबिल को दाव पे लगाने वाली बात है, जो किसी हद तक दाव पे लग भी चुका है, ख़त्म होने के बराबर है। अब मरियम, आपको लगता है कि पूरी सिचुएशन इसमें मरियम अगर माइनस हो जाती हैं, मीम माइनस हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदार मरियम के अलावा कोई नहीं है, खुद मरियम है। दुरुस्त कह रही हैं आप। देखिए, उनको ओवर कॉन्फिडेंस का मसला सियासी नहीं है। बिल्कुल, फजल रहमान साहब का मसला सियासी नहीं है। फजल रहमान साहब का मसला है वो जो उन्होंने मजहबी मौक़िफ़ अपनाया था, जो उन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया था, जो उन्होंने यहाँ से वापसी को गुनाह कबीरा डिक्लेयर किया था। और जो मरियम की बात है, देखिए मरियम को पता था और मरियम ने ठीक है अपने वालिद को इस मकाम तक लाई है, लेकिन उनके वालिद का ये बयानिया था, उन्हीं का एजेंडा था कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ करना है, पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान में खलीज पैदा करना है, नफरतें बढ़ानी है, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना है। और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहबा, जिस बात को देखकर दुख होता है शदीद, कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं अगर हम नहीं तो ये मुल्क ही खुदा न खास्ता ना रहे। बड़े आराम से बैठ के कह देते हैं कि जी एक बार फिर मुल्क टूट जाएगा। बड़े आराम से कह देते हैं कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान फौज जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है कि आपको अपनी जमातें, अपने लीडर, अपनी करप्शन, अपना पैसा, अपनी लूटमार, अपने मफादात इतने अजीज़ हैं कि उसके लिए आप पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ बात है और यही वो वजह है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, कि इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाया, रेड लाइन क्रॉस की, पाकिस्तान के इदारों पे हमले किए, ऐसी ऐसी बातें की जो कोई मुहब्बत वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। और एंड में मिला क्या? खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपकी बड़ी खबर के लिए, आप जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।